पिछले साल बंगाल की खाड़ी से सटे देशों को बॉर्डर फ्री बनाने की बात की गई थी और इसके लिए सुझाव दिया था श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने। उनका कहना था कि भाई समुद्र के पास के सभी 7 देशों में टूरिज्म के लिए एक ओपन बॉर्डर सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि जब भी कोई टूरिस्ट इनमें से किसी एक देश में घूमने के लिए आए तो उसे इन सभी देशों में वीजा फ्री घूमने का अवसर मिल सके। इससे टूरिस्ट को यह बेनिफिट होगा कि उसका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे, जबकि इस प्रोसेस का सारा फायदा इन 7 देशों को मिलेगा, जिसमें भारत भी शामिल होगा। तो आखिर ये प्लान एग्जैक्टली है क्या और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही इसे भी डिस्कस करेंगे कि क्या ओपन बॉर्डर बनाने का मकसद कामयाब हो सकता है या नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI के 67th कन्वेंशन के दौरान हुई। आपको बता दें, TAAI कन्वेंशन 7 से 9 जुलाई के बीच श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ था। इसी के ओपनिंग सेशन में बोलने के लिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रम के दौरान उन्होंने बिम्स्टेक को भी पर्यटन का एक सीमा मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया, मतलब कि नो बाउंड्री रीजन। राष्ट्रपति के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से अगले आने वाले 10 सालों में सभी की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद लोग मौज मस्ती के लिए अलग अलग देशों में घूमने के लिए भी जाएंगे और इसलिए बिम्स्टेक देशों की बाउंड्री को भी टूरिज्म के लिए खोल देना चाहिए। इससे इसके सभी देशों में टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे, जिसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिससे बेरोजगारी की प्रॉब्लम खत्म होगी। जब लोगों के पास पैसे रहेंगे तो समाज में शांति और समृद्धि रहेगी। जब लोगों को ये सब सुविधाएं मिलेंगी तभी इन सारे देशों की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। वैसे दोस्तों, अगर हम श्रीलंकन प्रेसिडेंट के सुझावों को क्रिटिकली एग्जामिन करें तो उनकी ये बात बिल्कुल सही दिखती है कि अगर बिम्स्टेक देशों को बॉर्डर फ्री बना दिया गया तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही और साथ ही इकोनॉमी भी सुधरेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यूरोप से कुछ सैलानी नेपाल के हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं, तो अब तक के नियम के हिसाब से सैलानियों ने नेपाल का वीजा हासिल किया होगा। लेकिन अब सोचो कि अगर नेपाल आने के बाद उसने ये सुना कि भारत में भी कई खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, वहां भी उन्हें जाना चाहिए, लेकिन वो नेपाल से भारत नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास नेपाल का ही टूरिस्ट वीजा है। और अगर उनको भारत में भी घूमना है तो उनको अब भारत के लिए भी टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे मिलने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कई दिनों का समय लग सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के सारे प्रोसेस को फिर से उनको करना होगा और इसीलिए वो भारत घूमने का प्लान उस वक्त ड्रॉप कर देंगे। शायद वो सोच सकते हैं कि चलो कोई नहीं, इंडिया आने का प्लान फिर कभी बनाएंगे। फिर वो अपने घर लौट जाते हैं और अब पता नहीं ऐसा चांस बने या ना बने कि भारत आने का जो सोचा था वो पूरा हो सके। अब इसी एग्जाम्पल पर हम गौर करते हैं। अगर वो सैलानी भारत आया होता तो भारत में घूमता, शॉपिंग करता, आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करता, रुकने के लिए होटल में रूम बुक कर सकता था और इन सब के लिए वो पैसा खर्च करता। कहने का मतलब ये कि उसकी पॉकेट से पैसा भारत के लोगों के पास ही आता। लेकिन ओपन बॉर्डर ना होने की वजह से ये सब नहीं हो सका और इसका नुकसान भारत को ही हुआ और भारत के लोगों को हुआ। दोस्तों, इसी तरह से हम ओपन बॉर्डर के बेनिफिट को समझने के लिए कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और इन्हीं सब फायदों की बात विक्रमसिंघे भी कर रहे थे। आपको बता दें, आज के समय में हर देश की इकोनॉमी में टूरिज्म से होने वाले रेवेन्यू का भी एक बड़ा शेयर होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बिम्स्टेक को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसे समझने के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति किन किन देशों में ओपन बॉर्डर होने का सुझाव दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक साझा मंच है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन देशों में कई सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए 6 जून 1997 को इस संगठन का गठन किया जाता है। बांग्लादेश के ढाका शहर में इस संगठन का हेडक्वार्टर बनाया गया। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इस संगठन को जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव में टूरिज्म को भी रखा गया है, जिसकी बात श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी कही। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या इन सभी देशों को ऐसा बनाया जा सकता है कि एक देश से दूसरे देश में लोग घूमने के लिए बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं?
क्योंकि ये भी माना जाता है कि अगर सीमाओं पर ढील दी गई तो ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़े मामलों में तेजी आ जाएगी और इससे नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा होगा। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ड्रग्स जैसी दिक्कतें ना हो, इसके लिए भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अगर बिम्स्टेक रीजन में भी ओपन बॉर्डर हो जाएगा तो ये भी यूरोपियन यूनियन जैसा ही हो जाएगा। आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक ओपन बॉर्डर ग्रुप है, जहां पर ओपन बॉर्डर होने की वजह से अगर आपके पास EU शेंगेन वीजा है तो आप यूरोप के किसी भी देश में घूम सकते हैं। अगर आप प्लानिंग करके फ्रांस घूमने के लिए गए और वहां पर जाने के बाद आपकी इच्छा जर्मनी भी घूमने की हो गई तो आपको फिर से वीजा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा सभी 27 देशों को होता है। और अगर बिम्स्टेक के देशों में भी ओपन बॉर्डर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा तो वही फायदा इन 7 देशों को भी होने लगेगा। आज आपको बता दें कि बिम्स्टेक कंट्रीज में 1.73 बिलियन पीपल रहते हैं और इसका कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP करीब 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है। इसके साथ ही इन देशों में रिलीजियस, एंशिएंट, कल्चरल, नेचुरल साइट्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं। वैसे कमाल की बात तो यह है कि बिम्स्टेक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है, जिसकी समय समय पर मीटिंग होती रहती है। संगठन के 14 सेक्टर्स में से प्रमोशन और कोऑपरेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी अलग अलग देशों को दी गई है, जैसे कि टूरिज्म और काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी इंडिया को दी गई है। और भारत की लीडरशिप में बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, टेंपल टूरिस्ट सर्किट, एंशिएंट सिटीज ट्रेल, इको टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को भी सभी मेंबर कंट्रीज में प्रमोट करने के लिए फैसला लिया जा चुका है। अगर हम अकेले भारत के टूरिज्म की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन की द 50 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज की लिस्ट में भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद टूरिज्म को भारत सरकार अपने प्रायोरिटी एजेंडा में नहीं रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी कुल GDP से भारत को कुल 4.6 का रेवेन्यू मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। हालांकि मोदी सरकार ने देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है, जिसकी बदौलत वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक साल 2021 में भारत को टूरिज्म से 170 बिलियन US$ का रेवेन्यू मिला था और इसके अलावा 32.1 मिलियन लोगों को नौकरियां भी मिली थी। लेकिन ये डेटा कोरोना महामारी से पहले के समय की तुलना में बहुत कम था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मुताबिक साल 2019 में 10.93 मिलियन टूरिस्ट भारत आए थे, जबकि 2021 में सिर्फ 1.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट भारत आए थे। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए और काम किया जाए तो देश की इकोनॉमी में सुधार आने के अलावा लोगों के जीवन को भी आसान बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट किया जा चुका है कि देश में टूरिज्म आने वाले सालों में और भी बढ़ेगा, जो हर साल 7.8% की रेट से बढ़ते हुए साल 2031 तक 420 बिलियन US$ के टारगेट को हिट करेगा। तो इतना तो श्योर है कि अगर बिम्स्टेक देशों के बीच ओपन बॉर्डर पर काम किया गया और इसे हकीकत में लाया गया तो भारत को इससे बम्पर लाभ होगा, क्योंकि भारत तो इस संगठन के दूसरे देशों में आए टूरिस्ट को अपने यहाँ खींचने में कैपेबल है। खैर, देखना होगा कि सदस्य देश विक्रम सिंघे के सुझाव पर कितना अमल करते हैं। वहीं अगर श्रीलंका के टूरिज्म की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये एक आइलैंड कंट्री है और सभी आइलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं और श्रीलंका भी इस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर आपको खूबसूरत बीचेस के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बता दें कि इसकी कुल GDP में टूरिज्म का शेयर करीब 5% का है। यहाँ पर आने वाले सैलानियों में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन, चीन, रूस के होते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच एक शेयर टूरिज्म है, जो आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इसी के चलते तो दोनों देशों के बीच फेरी सर्विस चलती थी, मगर कई रीजनल टेंशंस और प्रॉब्लम्स की वजह से इसे बंद किया जा चुका है। मगर फिर साल 2023 में इसे दोबारा से ओपन किया गया और इसी तरह अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते गहरे करने के लिए प्रोजेक्ट को भी लार्ज स्केल पर इनिशिएट करने की बात चलती है। अब जैसे दोनों के बीच ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी तो दोनों देशों में घूमने के लिए आने वाले सैलानियों की संख्या में भी काफी तेजी आएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लंकन प्रेसिडेंट का सुझाव तो अच्छा है, साथ ही ये सभी मेंबर कंट्रीज में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर सकता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले इसकी वजह से आने वाली सभी चुनौतियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह जितने अच्छे ये प्रोजेक्ट्स दिखते हैं उतने ही इश्यूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद ही सोचिए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से क्या ये प्रोजेक्ट एक बढ़िया ऑप्शन है। अब एक तरफ तो इलीगल इमिग्रेंट्स की परेशानी से भारत पहले से ही जूझ रहा है, ऊपर से ऐसे प्रोजेक्ट से एक बड़ी मात्रा में आने वाले लोगों का काउंट भारत कैसे रख पाएगा।
आज हमारे खुद के देश की पॉपुलेशन जो है वो 145 करोड़ के पार है। ऊपर से सरकार जो CAA NRC के माध्यम से सिटीजनशिप एक्ट लाना चाहती है, खुद उसे ही लेकर इतना हंगामा है। आज भारत की स्थिति कुछ ऐसी है साहब कि झारखंड से लेकर असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में पहले ही बांग्लादेशी लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इसके अलावा रोहिंग्यास और अफगानियों की पॉपुलेशन भी भारत में ज्यादा है, और वो भी तब जब भारत एक क्लोज बॉर्डर अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करता है। जरा सोचिए, अगर इन्हें खोल दिया गया तो भारत के रिसोर्सेज पर कितना बड़ा बर्डन आ जाएगा। अभी हमारे लिए अपनी ही आबादी को रोजगार देना और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, ऊपर से एक बड़ी आबादी हमारे सामने होगी तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान दें तो कश्मीर और भारत का चिकन स्नैक एक ऐसा हिस्सा है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सब कुछ करता है। हाल ही में जिस तरह से कश्मीर पर छोटे अटैक्स हुए, उसके चलते पहले ही हम नेशनल सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, और अगर इस प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं तो हमें ऐसे लूप होल्स को कवर करना होगा जिससे देश की सुरक्षा पर आंच ना आए। हम इसी के साथ एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं जिससे इस तरीके का गलत इस्तेमाल ना हो और ये देश की सरकार और सिक्योरिटी के लिए सरदर्द ना बन जाए। कुल मिलाकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में काफी वक्त लग सकता है। इसे लेकर अभी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। सरकार को इसे हकीकत में बदलने के लिए सालों का समय लगेगा। लेकिन आप बताइए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये सुझाव आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।